स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आंध्र प्रदेश के एक फार्मर ने ड्राईलैंड रीजन के अंदर फार्मिंग करके अपनी इनकम को करोड़ों रुपए तक पहुंचा दिया और साथ के साथ जो आसपास के फार्मर्स थे वो भी उनसे जुड़ने लगे और उनकी भी इनकम में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ। सबसे पहले समझते हैं ये ड्राईलैंड क्या है। देखो, ड्राईलैंड वो रीजन होता है जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है। नेचुरल जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें भी पानी कम होता है, ग्राउंड वाटर भी काफ़ी कम होता है और जो बारिश है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है। कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बारिश बहुत कम होती है कि वो क्रॉप के लिए कम्प्लीटली इनसफिशिएंट है। तो क्रॉप को ग्रो करने के लिए वाटर बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है और ड्राईलैंड रीजन में जितने भी फार्मर्स फार्मिंग करते हैं जनरली वो रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं अपने क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी लैक करती हैं क्योंकि वाटर रिसोर्सेज बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। तो वहाँ पर फार्मर जनरली आपका रिलाय करते हैं रेनफॉल के ऊपर और वहाँ पर ज़्यादातर ऐसी क्रॉप्स ग्रो की जाती है जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा कम होती है। यहाँ अगर इंडिया में हम देखा जाए तो इंडिया में हमारा अराउंड 60% एरिया ऐसा है जो ड्राईलैंड के अंदर आता है और बहुत सारे लाइक अराउंड 70 to 80% फार्मर हमारे इसी रीजन से आते हैं जो ड्राईलैंड फार्मिंग करते हैं। मतलब ड्राई आपका रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं इरिगेशन के लिए। इन फार्मर्स की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इनका प्रोडक्शन बहुत कम होता है और ये 1 या 2 सीजन में ही क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं ग्रो कर सकते क्योंकि रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर नहीं अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से अदर रीजन के कंपैरिजन में यहाँ के फार्मर सबसे ज़्यादा लॉस में रहते हैं। तो कैसे इस फार्मर ने करोड़ों रुपए कमाए अपने फार्मिंग मॉडल से, और ये बात कोई रीसेंट की बात नहीं है, ये 1990s की बात है कि 1990s के अंदर इस फार्मर ने अपनी इनकम को करोड़ रुपए तक इंक्रीज किया। सो यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं मेकाला शिवा शंकर रेड्डी की। ये अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश में, जो इंडिया का सबसे ज़्यादा ड्रॉट प्रॉन रीजन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, बारिश हर साल बहुत कम होती है, बंजर ज़मीन है, ड्राईलैंड रीजन है। तो कैसे इसने अपनी बंजर ज़मीन को ट्रांसफॉर्म किया हाई इनकम, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और एक एम्पायर, फार्मिंग एम्पायर खड़ा किया जिसकी वर्थ करोड़ों में थी। सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं, शिवा शंकर रेड्डी एक नॉर्मल फार्मर की तरह थे, कोई हाईली एजुकेटेड फार्मर नहीं थे जिन्होंने रिसर्च पेपर या बुक्स पढ़ी हो या स्टडी की हो। नहीं, उन्होंने जो सीखा वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सीखा। उन्होंने जो भी मॉडल अपनाए वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अपनाए। उन्होंने देखा कि क्रॉप को अगर मैं रेगुलरली पानी दूं बट कम क्वांटिटी में तो मेरी क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी और मुझे अच्छी क्रॉप मिल जाएगी। तो अब हम इनका देखते हैं कि इन्होंने कैसे क्रॉप को ग्रो किया, और उससे पहले हम ये देखते हैं कि इन्होंने कितने एरिया के अंदर ग्रो करना शुरू किया, फार्मिंग शुरू की, और कैसे इन्होंने अपना एरिया ऑफ कल्टीवेशन भी इंक्रीज किया। तो अनंतपुर के अंदर सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये ड्रॉट प्रॉन रीजन, यहाँ पर सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है और बारिश अगर होती भी है तो बहुत कम आपकी यहाँ पे बारिश होती है। ये रीजन जो है रायलसीमा के अंदर पड़ता है, जहाँ पर रेनफॉल हर साल 500 से 600 mm कम होती है। मतलब अराउंड 500 to 6 mm पर ईयर यहाँ पर बारिश होती है। सूखा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, बहुत ज़्यादा ड्रॉट पड़ते हैं यहाँ पर, और सॉइल के अंदर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है, क्रॉप फेलियर बहुत ज़्यादा है और ग्राउंड वाटर तो है ही नहीं, और जो है वो डिप्लीट बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अगर ये अपनाते तो वो बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल थी इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए। मतलब यहाँ की जो कंडीशन थी वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा ही आपकी अनसुटेबल थी। यहाँ पर आप साल में 1 से 2 क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप नहीं ले सकते थे। बट रेड्डी ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव किया कि कैसे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को भी हम प्रॉफिटेबल और इनोवेटिव बना सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट को इससे सीखने की ज़रूरत है, और इन्होंने जो
चीज़ें अपनाई उसको अदर फार्मर्स तक प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो ड्राईलैंड रीजन है वो हमारा एक ऐसा रीजन है जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ फार्मर बिलोंग करते हैं, और वो फार्मर हमेशा इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड रहते हैं, मोस्टली पुअर सेक्शन से आते हैं। तो यहाँ पर जो मैकाला शिवशंकर रेड्डी थे, उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर स्टार्ट की 5 एकड़ लैंड से, और उन्होंने शुरुआती दौर में फेस किया वाटर स्कैरसिटी, पानी की बहुत कमी है, क्रॉप यील्ड अच्छी नहीं हो रही है, क्लाइमेट रिस्क बहुत ज़्यादा है। बट करंटली उन्होंने अपने एग्रीकल्चर एरिया को 180 एकड़ तक फैला दिया है, और आज उनकी इनकम जो है करोड़ों रुपए में हो रही है। और उन्होंने एक ऐसा फार्मिंग मॉडल सेट किया जो क्लाइमेट रिजिलियंट है, सस्टेनेबल है। हम आज हर जगह ये बात करते हैं कि हमें क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर अपनाना है, हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपनाना है, जो कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बट मैकाला शिवशंकर ने 1990s के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया, जब हमारे यहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, जब बहुत सारे लोगों को ड्रिप इरिगेशन का मतलब भी नहीं पता था। उस टाइम में इन्होंने ड्रिप इरिगेशन अपनाया। सो बिफोर मूविंग ऑन विद दिस स्टडी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने हमारा 2027 का बैच लॉन्च कर दिया है। तो अगर आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल आप 2027 को टारगेट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे हाई टाइम है जब आपने कोर्स के लिए एनरोल कर लेना चाहिए, जब आपने अपनी ऑप्शनल की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। और ये जो ऑप्शनल है सिर्फ CSE वाले बच्चों के लिए नहीं, फॉरेस्ट सर्विसेज, PCS, और अगर आप एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि मल्टीपल एग्जाम को टारगेट कर सके। और सबसे खास बात है, हमारे प्लेटफॉर्म पर चल रही है डबल धमाका से। तो यहाँ पर हमारे कोर्सेज जो आपको 50% ऑफ में मिल जाएंगे, साथ के साथ डबल वैलिडिटी। अगर कोर्स 1 साल की वैलिडिटी, तो यहाँ पे आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। और ये ऑफर जो है कल खत्म हो रहा है 15 मई से, और हमारे एडमिशन्स भी जल्द बंद हो जाएंगे। सो अगर आप चाहते हैं कोर्स परचेज करना, तो जल्दी से जल्दी कीजिए, और आप ये माई लाइव कोड MYLIV कोड यूज करना मत भूलिएगा। साथ के साथ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर @monica_yadav @agriculture। ये टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे, आपको एग्जाम इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, करंट अफेयर, सब कुछ यहाँ एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन दिस चैनल। अब हम बात करते हैं कि मैकाला शिवशंकर ने क्या यूज किया। तो सबसे पहले उन्होंने माइक्रो इरिगेशन अपनाया, उन्होंने ड्रिप इरिगेशन अपनाया। उन्होंने सोचा कि अगर मेरी क्रॉप को जितना पानी चाहिए, मैं उससे कम पानी उसको दूं, बट रेगुलरली प्रोवाइड करूं, तो मुझे वाटर की बचत भी हो जाएगी, पानी भी इतना नहीं लगेगा, और मेरी क्रॉप को सीधा पानी उनके रूट्स में मिल जाएगा। तो इन्होंने ड्रिप इरिगेशन 1990s के अंदर अपनाया था। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल किया, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला। पानी की बचत हो गई, डायरेक्टली रूट्स में आपका वाटर मिला, साथ के साथ वीड प्रॉब्लम, जो खरपतवार उग जाती थी, उसकी प्रॉब्लम भी बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से इनका इनपुट कॉस्ट कम हो गया, जो वीडी साइड के लिए डाला जाता था। यहाँ पर उन्होंने धीरे धीरे फर्टिगेशन अपनाना शुरू किया। शुरुआती दौर में उन्होंने सिर्फ ड्रिप इरिगेशन अपनाया, बाद में ये मूव कर गए फर्टिगेशन से। फर्टिगेशन क्या होता है कि पानी के साथ ही फर्टिलाइजर को मिक्स कर दिया जाए। जब ये ड्रिप इरिगेशन करते थे, तो वाटर टैंक के अंदर फर्टिलाइजर को ऐड कर दिया जाता था, तो पानी जो है साथ के साथ न्यूट्रिएंट भी सप्लाई कर रहा है, जो कि डायरेक्टली रूट्स में जाता है। अब जब हम ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू या अदर मेथड्स के थ्रू जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं, तो वेस्टेज बहुत होता है। बट यहाँ ड्रिप इरिगेशन के थ्रू रूट्स के पास ही पानी जा रहा है, और रूट्स के पास ही फर्टिलाइजर जा रहा है, तो अपटेक बढ़िया हो गया, जिसकी वजह से देखो वेस्टेज कम हुआ, तो इनपुट कॉस्ट घट गया। इस फार्मर को इतना ज्यादा इनपुट नहीं डालना पड़ा, और न्यूट्रिएंट जो है परफेक्टली आपके रूट्स को मिले, प्लांट की रूट्स को मिले, जिन्होंने उसे अपटेक किया। फर्टिलाइजर कम हुआ, न्यूट्रिएंट डिलीवरी अच्छी हुई, साथ के साथ लेबर कॉस्ट भी घट गया, क्योंकि अगर आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो या स्प्रे करवा रहे हो फर्टिलाइजर के, तो उसके लिए आपको लेबर चाहिए। बट यहाँ पर खुद ब खुद पानी के साथ साथ फर्टिलाइजर अप्लाई हो रहा है, तो लेबर कॉस्ट घट गया, और आपकी क्रॉप ग्रोथ बहुत बढ़िया हुई, वेस्टेज बहुत कम हुआ, और एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हुआ, और साथ के साथ सॉइल की फर्टिलिटी पर भी कुछ नुकसान नहीं पड़ा। तो ये
फर्टिगेशन से हेल्प हुआ उनको। इसके बाद उन्होंने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया। शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ जैसे मिलेट्स हो गया, आपका ग्राउंडनट हो गया, इन क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया जो ड्राईलैंड रीजन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल थी। फिर उन्होंने क्या किया, ही शिफ्टेड टुवर्ड हाई वैल्यू क्रॉप। उन्होंने देखा कि वो किस तरीके से अपनी क्रॉप को शिफ्ट कर सकते हैं, किस तरीके से वो क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। किनुआ, लोग आज के टाइम में नाम सुनते हैं किनुआ का, बट शिव शंकर रेड्डी ने आपका 1990s के अंदर किनुआ ग्रो करना शुरू कर दिया था, जब इंडिया में इसकी मार्केट भी बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हुई थी और ये सारा का सारा जो प्रोडक्शन होता था एक्सपोर्ट के लिए ये भेजते थे और बहुत ही हाई प्रोफाइल मार्केट्स के अंदर ये सेल किया जाता था और इनको बहुत अच्छी इनकम मिली। साथ के साथ फिर इन्होंने हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर, ऑरेंजेस ग्रो करना शुरू कर दिए, इन्होंने अदर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स ग्रो करना शुरू किए, एक्जॉटिक फ्रूट्स ग्रो करना शुरू किए, ग्रेप्स ग्रो करना शुरू किए क्रॉप से हट करके, जहां से इनकम और ज्यादा बढ़ गई। और इन सब के अंदर भी इन्होंने ड्रिप इरिगेशन, फर्टिगेशन, इनपुट कॉस्ट को कैसे लो करना है, यही सब चीजें इन्होंने अपनाई। बहुत ज्यादा कुछ टेक्नोलॉजी इन्होंने नहीं अपनाई, बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा इनपुट कॉस्ट नहीं डाला, बट इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट से सीखा खुद कर करके, उसके थ्रू इन्होंने अपने एग्रीकल्चर को डेवलप किया। इसके साथ साथ इन्होंने चीज़ों पर स्टडी करना शुरू किया। इन्होंने साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट अपनाया, क्योंकि इन्होंने न्यूज़पेपर में या लोगों से सुना था ICR वगैरह के बारे में, KVK सेंटर्स के बारे में, जहाँ पर ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ की बात होती थी। तो इन्होंने धीरे धीरे करके सॉइल टेस्टिंग को शुरू किया। इन्होंने देखा तो इन्होंने कोई लैब्स वगैरह ढूंढी, प्राइवेट लैब ढूंढी, तो वहाँ पर उन्होंने सॉइल टेस्ट करवाया और जिस हिसाब से सॉइल टेस्ट आया कि भाई ये आपकी सॉइल में इस चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो उन्होंने वही चीज़ अप्लाई करना शुरू किया। एक बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरी सॉइल को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्रॉप की किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्होंने उसके बेसिस पर न्यूट्रिएंट ऐड करना शुरू किया, ना कि ब्लाइंडली कुछ भी ऐड किया जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ेगा। इन्होंने मल्चिंग को अपनाया। मल्चिंग की वजह से क्रॉप की ग्रोथ अच्छी हुई, वीड प्रॉब्लम कम हुई, वो ट्रांसपीरेशन रुक गया, मतलब जो आपका पानी इवेपोरेट हो जाता है सरफेस से, मल्चिंग करने के थ्रू वो वहीं रह गया और क्रॉप को पानी की जरूरत कम पड़ी। साथ के साथ इन्होंने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अपनाया। सिर्फ पेस्टिसाइड पर रिलाई नहीं किया, इन्होंने बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल अदर मेथड्स के ऊपर, सभी मेथड्स को इन्होंने इंटीग्रेट किया। इन्होंने सभी चीज़ों का यूज़ किया जो जो रिसोर्सेज इनके पास अवेलेबल थे, ना कि सिर्फ एक केमिकल फर्टिलाइजर्स पर या फिर केमिकल पेस्टिसाइड्स पर इन्होंने रिलाई नहीं किया। इन्होंने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अपनाया कि जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल है आई एम सॉरी, मैं उसी से पेस्ट को मैनेज करूंगा, उसी से न्यूट्रिएंट को मैनेज करूंगा। इन्होंने फार्म मैकेनाइजेशन अपनाया, डिजिटल मॉनिटरिंग शुरू की अपने मोबाइल फोन्स वगैरह के थ्रू, और इन्होंने डिजिटल मॉनिटरिंग तो इन्होंने अभी कुछ साल से शुरू की थी, बट अर्लियर वो एक एक चीज़ को नोट करते थे, हैंडमेड नोट्स बनाते थे, हर एक चीज़ का डाटा वो कंपाइल करते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो इससे भी उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और स्मॉल स्केल, जो कि पहले बहुत ही अनसर्टेन फार्मिंग थी, इन्होंने उसे करोड़ों के अंदर बदल दिया। इन्होंने 1 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया, जहां पर ना ही सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ा बट इनपुट कॉस्ट बहुत कम हो गया, कि इन्होंने इनपुट कॉस्ट इतना रिड्यूस कर दिया कि इनका प्रॉफिट जो है वो 10 टाइम्स हायर हो गया। हाई यील्ड मिली, स्टेबिलिटी अच्छी मिली, सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर रही, फर्टिलिटी खत्म नहीं हुई। साथ के साथ ना एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन हुआ, एनवायरनमेंट भी सस्टेनेबल रहा, और एक ऐसा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन्होंने अपनाया जिससे किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई। इसको देख करके इनके जो साथ के फार्मर्स थे वो भी इनसे मिले, और इन्होंने मिल करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया। इन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा और इस मॉडल के अंदर उनको भी इसमें शामिल किया गया। अब आप सोचेंगे कि ये जो मैं आपको स्टोरी समझा रही हूँ क्यों बना रही हूँ। अगर आप हमारे एग्रीकल्चर सिनेरियो या एग्रीकल्चर डाटा उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे 60 to 70% एरिया हमारी कंट्री के अंदर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर आता है, और मोस्टली हमारे फार्मर, मतलब मोर देन 50% फार्मर यहीं आते हैं। सो अराउंड, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि अराउंड 52% कल्टिवेटेड एरिया जो है वो हमारा रेन फेड है, मतलब बारिश के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर।
यहाँ पर बिलोंग करते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल फार्मर्स, और मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर जो है वो यहीं से आते हैं। तो अब आप एक ये चीज़ देखिए कि ये जो स्मॉल फार्मर है सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड है। इनको गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ है उनके हेल्प बहुत कम मिल पाती है, प्रोडक्शन इनका बहुत कम होता है, साल में 1 या 2 ही क्रॉप ये ले पाते हैं, इनकम बहुत ज़्यादा कम है, सोशियो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड है। तो क्या एक ऐसे फार्मर ने, जब हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, जब हम इतना एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल क्लाइमेट रिजिलियंट की बात भी नहीं होती थी, उस टाइम जब इन्होंने अपनी इनकम को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, तो क्या हम इस मॉडल को अदर फार्मर्स के थ्रू नहीं इंप्लीमेंट करवा सकते? क्या हम वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक फार्मिंग, डाइवर्सिफिकेशन अदर एरियाज़ के अंदर प्रमोट नहीं कर सकते? तो हमें इस मॉडल से इंस्पायर होना चाहिए कि कैसे हम अदर एरियाज़ के अंदर इस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने फार्मर की इनकम इंक्रीज़ करा सकते हैं। और ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है GS3 के लिए और साथ के साथ आपके ऑप्शनल के लिए। सो डोंट मिस दैट, क्योंकि इस तरीके की केस स्टडीज़ जो है आपको हेल्प करेंगी आंसर राइटिंग बिल्ड करने में। और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर ये सिर्फ एक फार्मर का एग्जाम्पल नहीं है। जो पॉइंट्स इन्होंने यहाँ यूज़ किए, फर्टिगेशन हो गया, आपका ड्रिप इरिगेशन हो गया, मल्चिंग हो गया, इनको अगर क्वेश्चन आ भी जाता है आपका, जस्ट इमेजिन कि GS3 में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एंड हाउ यू कैन मेक ड्राईलैंड एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एंड मोर प्रॉफिटेबल, तो वहां पर आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। एट द लास्ट यू कैन ऐड द एग्जाम्पल ऑफ दिस। सो दिस इज वाई दिस इज रिलेवेंट फॉर योर UPSC प्रिपरेशन एंड आई हैव डिस्कस दिस। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका ऑप्शनल एग्रीकल्चर है सो डोंट फॉरगेट टू परचेज द कोर्स, क्योंकि ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो करने से बेटर है कि एक रास्ते में चला जाए। और हमारे कोर्स में आपको 400+ लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन, पर्सनल डाउट सेशन, एवरीथिंग यू विल गेट एट जस्ट 17,999 रुपीज़। और अगर आप माई लाइफ कोड यूज़ करेंगे तो वो और भी कम हो जाएगा। सो डोंट फॉरगेट दैट। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।